नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। राजनीति में तो ये आजमाया हुआ एक फॉर्मूला है, क्योंकि जिस शख्स से आज आप सीएम साहब में मिलने वाले हैं, उन्होंने सब्र और इंतजार की एक नई कहानी, एक नई पटकथा राजनीति में लिखी। और जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो भी ये कहते हैं कि वो फैसले भी बड़े मजे हुए अंदाज में इंतजार करके लेते हैं। जिस शख्स की संघ के इर्द गिर्द पूरी उनकी पृष्ठभूमि रही, उन्हें कहा जाता है कि वो संघ की नर्सरी से निकले हुए हैं, जिन पर महाकाल का आशीर्वाद है, जो बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अब कर रहे हैं यहां पर अपने काम और 29 की 29 सीटें लोकसभा में जिताकर एक तरह से झोली उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में भरी है। और सबसे बड़ा कीर्तिमान तो ये रहा कि जिस छिंदवाड़ा सीट पर एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया था, वो सीट कांग्रेस पार्टी से छीनने में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कामयाब रहे। आज उसी शख्स से हम मिलाएंगे आपको सीएम साहब में। आइए आपको लिए चलते हैं, सीधा घर पहुंचते हैं सीएम साहब के, सीएम मध्य प्रदेश मोहन यादव जी। चलिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के टाइम में हम आए हैं और आप योग में लीन दिखाई दे रहे हैं। आइए, आपका भी स्वागत है। आप भी बैठिए। तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं और यहीं पर बातचीत भी हो जाएगी। देखिए, आपने कसरत तो बड़े बड़ों को करा दिया है। मतलब कौन सोच सकता था सर कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी, नरेंद्र तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, सारे लोग, आपने सबको शीर्षासन करा दिया और मध्य प्रदेश की राजनीति के बादशाह बनकर निकल। देखो, न तो मैं बादशाह बनाऊं, न मैंने किसी को किनारे किया है। हम सब स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है। जो काम पार्टी देती है उसको सबको आदत है। और मध्य प्रदेश तो संगठन का गढ़ है। हम सबकी बाल्यकाल से ही ट्रेनिंग होती है कि हम कोई पद के अहंकार में घमंड चढ़ के ऊपर सिर पे नहीं आए, परमात्मा की दया से। और जो काम दे दे वो काम आराम से करना, तसल्ली से करना। इसलिए किसी को भी कोई काम मिलता है, यहाँ हम पारिवारिक भाव से रहते हैं, अपने अपने काम को करते हैं। मैं शुरुआत लेकिन करना चाहती हूँ लोकसभा के नतीजों से। बड़े राज्यों में हम देखें तो मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य रहा जहां से आपने सारी की सारी सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में दे दी, प्रधानमंत्री की। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये राज्य जहां पर बीजेपी इतना अच्छा करती थी, वहां वो फिसले, लेकिन आपने छिंदवाड़ा भी छीन लिया। देखिए, मध्य प्रदेश ये संगठन का गढ़ है और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की एक तरह से फौज है। जनता के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इतना अच्छा इम्प्रेशन था। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो गढ़ नहीं है, गड़बड़ है। कांग्रेस के उस गढ़ की, जिसकी छिंदवाड़ा की आपने बात कही है, हमारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ लड़े। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा नाम था कि उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में आया। अब तो चुनाव खत्म हो गया है। अब तुम सीएम साहब बताइए कि कमलनाथ से क्या डील कर रहे थे आप लोग? नहीं, हम कोई कमलनाथ से डील नहीं कर रहे थे ना। नहीं, मैं तो माननीय मोदी जी ने आग्रह किया था कि जब आप नए सीएम बनते हो तो पूर्ववर्ती सारे सीएम से मिलना चाहिए। तो मैं हर एक पूर्व सीएम, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सबसे मिला हूं और उन सबसे उनके समय कोई छूटे हुए काम जिनको पूरा करके प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर सकते, वो बात भी की थी। इसी सिलसिले में मैं मिला। छिंदवाड़ा कैसे छीने? जो मेरा एनालिसिस है मैं आपको बताती हूँ कि कमलनाथ और नकुलनाथ को नहीं लाया है, लेकिन कांग्रेस की पूरी फौज वहां पर, उनके जितने लेफ्टिनेंट है, सबको तोड़कर आप ले आए। देखिए, ये मैंने कहा कि चुनाव के दरमियान में मोदी जी का नाम इतना बड़ा था और हमारा संगठन का काम इतना बड़ा है कि हम अधिकांश लोग भाजपा से जुड़ना चाहते तो हम क्यों मना करेंगे। हमारे साथ सबको जोड़ेंगे और यही कारण है कि छिंदवाड़ा के बड़े से बड़े नेता भी हमसे जुड़ करके खड़े हुए। उनका भाजपा में विश्वास है, मोदी जी पे भरोसा है, वो हमारे साथ आए। संघ की नर्सरी से आप निकले हैं जी। हिंदुत्व की एक नई कहानी लिख रहे हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक ऐसे सीएम साहब के तौर पर जो संघ और संघ की सोच, उनके एजेंडे को आगे ले जा रहा है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हमें पता चला है कि आप योग में ही महारत नहीं है, आप तलवारबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। अरे तलवारबाजी, ये तो हम क्या उज्जैन से निकले और हम अखाड़े वगैरह गए हैं तो अखाड़े में स्वाभाविक रूप से जो बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, कोई बड़ा और जलसा जुलूस होता है, तो हथियारों के साथ हमारे शस्त्र का, दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती इसीलिए है। हम तो
पुरुषार्थी समाज के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, जहाँ घर घर में शस्त्र होना चाहिए, इस भाव से दशहरा मनता है। तो शस्त्र में अगर हमारे हाथ में हथियार हो तो गलत क्या है? हथियार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हथियार अपने स्वयं की आत्मरक्षा के लिए है, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए है और मर्यादा के लिए। मोहन यादव जी के अंदर कितना % संघ है और कितना बीजेपी? देखिए, संघ का होना ये गर्व की बात है। और संघ का एक बात में, संघ क्या चाहता है? क्या? संघ केवल भारत माता की जय ये चाहता है। भारत माता की जय चाहता है। बस केवल भारत माता की जय बोलते वो राष्ट्रवादी सारे गुण संघ सबके संस्कार के रूप में देना चाहता है, जिसके माध्यम से भारत का अतीत का गौरवशाली पूरा इतिहास वर्तमान के दौर से निकल करके भारत की जो मूल विरासत है, वो विरासत हमारे अपने अंदर की अच्छाइयों को दुनिया में स्थापित करना, और वो राष्ट्रभक्ति के भाव में आ जाती। इसलिए भारत माता की जय कहते ही पूरे संघ के संस्कार अपने आप आ जाते हैं। संघ कोई पूजा पद्धति नहीं सिखाता, संघ कोई अपने दायरे लिमिटेड नहीं करता है। संघ तो मानवता की स्थापना के लिए काम करता है और वो अपनी राष्ट्रभक्ति को प्राधान्यता देता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा, उस भारत माता की जय में ये भी शामिल है कि एक हिंदुत्व को आगे ले जाना है, और इस वजह से आपके जितने बड़े और कड़े फैसले दिखाई दे रहे हैं एमपी में सीएम बनने के बाद, मदिरा और मांस की बिक्री आपने लगभग वो तमाम जिले जो मां नर्मदा के किनारे हैं उन सब पर बंद कर दिया है। ये भी संघ की सोच है? नहीं, संघ की सोच, संघ से मैंने कहा ना, संघ ऐसे ही बात नहीं करता जो आप बता रहे हैं। संघ का भाव इतना ही है कि जो समाज को स्वीकार्य है, हाँ। वो कार्य करिए। जो समाज में एक तरह से कहीं न कहीं कुछ कारणों से अटपटा लगता है, तो संघ ने कभी किसी को खाने पीने कोई व्यवस्था से रोकना कभी संघ ने नहीं सिखाया। तो आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम तो इतना कहते हैं कि देखो, जो नियम है सरकार के, कानून है कि मांस मदिरा की दुकान धार्मिक स्थल से दूर होना चाहिए, तो हम तो कानून का पालन कर रहे हैं ना। विधायक दल की बैठक में तीसरी कतार में थे आप? तीसरी या चौथी कतार? बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत छोड़िए पुरानी उस सब बातों से। आज जो है उसकी बात करिए। मैं सिर्फ इसलिए जोड़ रही थी क्योंकि महाकाल का आपको विशेष आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद तो है तो ही इसमें। तलवार जरा देखें और आप मुझे भी सिखाइए कि आप इसको कैसे करते हैं। ये मैं वैसे समझ सकता हूँ कि ये इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं। ये मैं अपने सहज भाव के लिए, अपने हमारे अपनी परंपरा के लिए, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि मनेगी, तो उसका आनंद है। आपको सीखना है तो जरूर निकालिए। इसकी स्टेप है, अगर आप स्टेप समझेंगे तो ठीक है, अदरवाइज घुमाने के लिए। अच्छा, ऐसे करना है। तो आप जो यात्रा चलती है उसमें भी ये करते हैं? वो तो हर युवा के मन में रहता है कि बाबा की सेवा करना है, और ये शस्त्र से हमारा अनुशासन भी आता है, अपनी स्वस्थता भी आती है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का निवास होता है। मैंने सुना आप दोनों हाथ से करते हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप दोनों हाथ से खुद ही इसको। नहीं हथियार तो हथियार है। धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग अगले हिस्से के लिए चलते हैं। हम लोग तो बात जिस हिंदुत्व की छवि पर हो रही थी सीएम साहब आपसे, जी, उसी का एक्सटेंशन इसे माने? गौ सेवा, और अब जितने हम मुख्यमंत्रियों के आवास पर जाते हैं, सब हमारी तो सुबह शुरुआत इसी से होती है। आप बताइए, किसी यादव बंधु के यहाँ जाएगी तो वो तो बचपन से गोपाल है। हाँ। हम तो जन्मजात गोपाल है, हमको कोई अगर इस रूप में देखेगा जी तो गड़बड़ हो जाएगी। जी। क्योंकि तो ये उज्जैन में भी था? आपके परिवार के और लोग रहते नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल था ना। परिवार के और लोग नहीं रहते हैं नहीं, सीएम कोई आवास पर? कोई नहीं। कोई नहीं? क्यों? मेरा अपना स्वभाव है शुरू से, परिवार वाले अपने परिवार में रहे। बच्चा हॉस्टल में रहता है, एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है भोपाल में, हाँ। मेडिकल कॉलेज में। और बाकी परिवार? एक बेटी वो अपना ससुराल में रहती है, हॉस्पिटल चलाती है। एक बेटा अपनी मम्मी के साथ रहता है परिवार में। तो गौ सेवा के बाद अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जब 29 सीटें, देखिए छिंदवाड़ा कई दशक से बीजेपी हथिया नहीं पा रही थी, प्रधानमंत्री का फोन आया या आप मिले? क्योंकि बड़े राज्यों में, सिर्फ एमपी में आपने इस बार क्लीन स्वीप किया है। देखिए, माननीय मोदी जी का तो आशीर्वाद है ही है। उन्होंने तो बिल्कुल अत्यंत प्रसन्नता के साथ हमारे इस रिजल्ट का स्वागत किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
के साथ साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो स्वयं छिंदवाड़ा में रात रुके थे। उनका पूरा मार्गदर्शन और चुनाव की घोषणा होने के पहले से हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी, हमारे प्रदेश संगठन के सारे पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ मंत्री सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि अब की बार सारी की सारी सीटें जीतना है और सामूहिकता का हम लोग विश्वास करते हैं। उस नाते से हमने अलग अलग एक एक मंत्री को 6-6 लोकसभा की जो सीटें दी गई थी उनका अपना क्लस्टर था और उस क्लस्टर में उनने सबने भी चिंता की। बाकी सामूहिकता का जो लाभ मिलता है उसका पूरा आनंद हम सबको मिला, ये हम जानते हैं। ये जो तलवारबाजी हमने की, ये जो तलवारें कांग्रेस में खींची हुई थी आपस में, उसका फायदा आपको मिल गया क्या? क्योंकि लोग ये मानते हैं, देखिए ज्योतिरादित्य जी को तो आप पहले ही इधर खींच लाए थे, उधर बचे कौन कौन, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, ये आपस में भी कुछ मामला इनका सेट नहीं हो रहा था, इस वजह से आपको फायदा मिल गया। मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ। हमारी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत भी है, जनता के बीच में किए गए काम है और सुशासन की जो मिसाल हमारे बीच में आई, वो कोविड के कठिन काल में भी सरकार ने जो काम किया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी काम और हमारे द्वारा बढ़ाए गए काम, इन कामों से जनता का विश्वास बना हुआ था। माननीय मोदी जी चूंकि खुद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो बच्चा बच्चा मोदी जी को और उनकी सरकार को दोबारा देखना चाहता था और यही कारण है कि हमारे कोई भी सीट 40-50 हजार से कम तो जीते नहीं, जीते में अधिकतम 12 लाख से 8 लाख से 5 लाख से 6 लाख से एवरेज सारी सीटें 5 लाख के अगर वोट में आई है, तो ये इसको आप किसी कांग्रेस की फुट फुटेबल तो नहीं देख सकते। ये हमारी सामूहिकता और जनता का भरोसा है और मोदी जी पे विश्वास। अगला प्रश्न ये है कि आप मोहन यादव जी हैं, अब आपने खुद ही इसका जिक्र किया है। सुल्तानपुर अगर मैं सही हूं तो आपकी ससुराल है, तो आप उत्तर प्रदेश के दामाद हैं, प्रचार करने आप उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, तो बीजेपी आपको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर आप प्रचार कर रहे थे, कर रहे हैं। मेरा इतना निवेदन है, बीजेपी किसी को कोई इस्तेमाल नहीं करती। बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी है, वो चुनाव अखिल भारतीय स्तर पे हो रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब मैं आज मुख्यमंत्री बना तो उत्तर प्रदेश गया, ऐसा नहीं है। जब मैं मंत्री था तब भी उत्तर प्रदेश प्रचार करने गया, जब मैं विधायक था तब भी गया, जब मैं टूरिज्म चेयरमैन या यूडीए चेयरमैन था तब भी गया। ये प्रश्न मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारी विचारधारा को लेकर के, पार्टी की विजय को लेकर के अगर हम अपनी बात करने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जाना ही चाहिए, इसमें गलत क्या है। तो अब खाने पर चर्चा हो रही है, तो पहला प्रश्न आपसे करके देखिए, कमलनाथ तो नहीं आए लेकिन आप छिंदवाड़ा ले आए। देखिए, हमको छिंदवाड़ा जीतना था। यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में हमने संकल्प लिया था कि हर हालत में 29 की 29 सीटें जीतेंगे। छिंदवाड़ा हमारी चुनौती थी आजादी के बाद से लेकर के आपातकाल में, जब सारी सीटें जीत तब भी छिंदवाड़ा हम नहीं जीते थे। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोई आए ना आए लेकिन छिंदवाड़ा हमारे पास आ गया। चलिए, भोजन के सामने हम बैठे हैं, तरह तरह के पकवान हैं, लेकिन एक बार चूंकि आप हिंदुत्व की, धर्म की बात करते हैं और तिरुपति में जो प्रसाद वाले लड्डू हैं उसको लेकर विवाद चल रहा है। जो पहली रिपोर्ट आई उसमें 3-4 चीजें उसमें बताई जा रही हैं कि चाहे वो बीफ से रिलेटेड वहां पर गाय का हो, घी में अडल्टरेशन की बात आ रही है, लाड है और भी चीजें हैं, फिश ऑयल भी। आपका इस पर क्या मानना है? आपकी क्या राय है? देखिए, ये अब चूंकि जांच के लिए भेजा जा चुका है और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात को कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। हमारे वहाँ के अभी के सीएम माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने भी कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और ये पूर्ववर्ती सरकार के समय का घटनाक्रम है। तो मुझे लगता है कि जांच होना चाहिए, जांच की रिपोर्ट का इंतजार भी करना चाहिए, लेकिन अगर ये सही है तो बहुत गलत बात है। लेकिन मैं अपने बाबा महाकाल के उज्जैन की बताना चाहूँगा, पूरे देश में सबसे शुद्ध प्रसाद का प्रमाण हमारे महाकाल में मिला है। आइए खाते हुए अब चर्चा करते हैं। जी जी जी। आपसे अगला प्रश्न मेरा होगा आने वाले समय को लेकर। देखिए, अब बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा ही चुनाव मोड में रहते हैं, तो कुछ बड़े बड़े मुद्दे जो देश के हैं उस पर मैं आपकी राय जानना चाह रही थी। मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या ये मुमकिन है? अब विपक्ष का कहना है कि ये अव्यावहारिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि अव्यावहारिक है, ये देश में हो ही नहीं सकता है। किसी सरकार का 24 में चुनाव है, किसी का 25 में, 26 में, 27 में, और अगर कोई सरकार बीच में गिर गई तब आप क्या करेंगे? कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए, कांग्रेस खुद जब लाभ उठाती थी तब बिल्कुल सही था। आजादी के बाद से लगा करके संवित सरकार बनी तब तक
लगातार ये स्थिति थी कि एक साथ चुनाव होते थे। इंदिरा गांधी जी के बाद ये परंपरा बदली और उन्होंने इस परंपरा का दुरुपयोग भी किया है। 77 के बाद जब वो आईटी की बात आती है तो जब लोकसभा का चुनाव मिड सेशन हुआ और उन्होंने चुनी हुई सरकारें गिराई, 90 में भी यही हुआ, 93 में भी यही हुआ। तो कांग्रेस को ये चाहिए, कांग्रेस का ये अपना तरीका रहा है कि वो जो कर दे उनके जो मुफीद हो वो सब देश के लिए सही है, बाकी सब गलत है। आप चाहते हैं एक देश एक चुनाव? क्यों नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन संसद से कैसे निकालेंगे? क्यों नहीं, सांसद सब कौन? होगा, माननीय मोदी जी है तो मुमकिन है। अभी नायडू जी की बात हो रही थी, चंद्रबाबू नायडू इस पर हामी नहीं भर रहे, नीतीश बाबू ने भर दिए। मैंने क्या कहा कि अभी देखते रहिए आगे क्या होता है। माननीय मोदी जी ने कहा है, कैबिनेट में हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ बहुत उचित हुआ है। राहुल गांधी पर आते हैं, आप उनको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक बीजेपी को घेर रहे हैं, और जब वो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने कहा ये लोग डर फैलाते हैं। विदेश गए तो उन्होंने कहा कि चुटकियों में नतीजा आते, जब 240 सीट पर बीजेपी सिमट गई तो चुटकियों में लोगों के मन से भय हट गया। राहुल गांधी जी भी जानते हैं इस बात को, किसका भय हट गया और किसको भय लग गया है। हम राहुल गांधी जी जब से 2014 के समय से कैंपेन कर रहे हैं, लगातार मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, और क्या क्या नहीं बोला उनने, और उनके बोलने से और इससे असर क्या हुआ। एक अच्छी खासी चली हुई कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में, उनके परिवार के नेतृत्व में अपने सत्ता खोती है और 15 साल तक भी वापस वो मुकाम नहीं पाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। वो आप केवल अपनी छटपटाहट बता रहे हैं, न वो 14 में रोक पाए, न 19 में रोक पाए, न 23 में रोक पाए, और रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब अभी जो लड़ाई छिड़ी है वो इस बात को लेकर कि आपके कुछ मंत्री, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, 2-3 विधायक, एक पूर्व विधायक, सब अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल अरे गांधी ये के तो खिलाफ। बोलता कोई, शुरुआत किसने की थी, कैसी गंदी बात बोली थी सोनिया गांधी जी ने, क्या बोले थे प्रियंका गांधी जी, याद करो मोदी जी को कितनी गालियां दी, क्या क्या नहीं बोला गया था। ये तो मोदी जी का अपना विराट व्यक्तित्व है और वो लोकतंत्र के पक्षधर है, इसलिए उन सारी बातों को, जैसे मैं तो महाकाल की नगरी का हूँ, जैसे भगवान ने अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में विष को पचा लिया, उसको नीचे नहीं जाने दिया। ये राजनीति की इतनी रपटीली राह हो गई, और वो बोले तो सही और दूसरा बोले तो गलत। वापस अब यहाँ के नेताओं पर आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। यहाँ पर आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज आने वाले वक्त में? जीतू पटवारी एक उभरते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दिग्विजय सिंह लगातार एक्टिव हैं। क्या आने वाले वक्त में, और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत आक्रामक लगता नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर आप टिके रहते हैं, आपको लगता है कि इसी से मेरी नैया पार लगेगी क्या? देखिए, मैं कोई हिंदुत्व की बात में अपमान भी महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन हिंदुत्व की बात को लागू करके भी सरकार नहीं चला रहा हूँ। हमको इसको समझना पड़ेगा, हम कानून सम्मत सरकार चला रहे हैं, और जो कानून के दायरे में उसका पालन कराने की जवाबदारी हमारी है। और इसी नाते से आपने देखा होगा, पहले दिन से हमारी सरकार जब से आई है, विकास परक एजेंडे को हम सर्वोपरि स्थिति में ला रहे हैं। 3 कड़े फैसले, आपने क्या 3 बड़े फैसले लिए वो गिना दीजिए। आपको बताता हूँ, नई शिक्षा नीति जब हम मध्य प्रदेश में लागू की है, सबसे पहले तो पहला निर्णय हमने किया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज पूरे प्रदेश में एक साथ लागू रहेंगे। तो मुझे गर्व है इस बात का कि हमने उसको लागू किया है। हमारे पास में आज प्रदेश के अंदर विसंगतिपूर्ण जिले की स्थिति बनी है। तत्कालीन ऐसी व्यवस्था होगी, राजनीतिक दृष्टि से कुछ जिले बनाने की घोषणा की होगी, तो हमारे कोई जिले तो 40 लाख के, कोई जिले 5 लाख के हैं। तो अभी हमने तुरंत निर्णय किया परिसीमन आयोग लागू करते हुए, और उसी निर्णय को केवल बोलने के लिए नहीं किया। मेरा प्रभाव, मेरा स्वभाव मेरे अधिकारी भी जानते, जनता भी जानती है। हम निर्णय लेते हैं और तुरंत लागू करते हैं, तुरंत आयोग बना दूसरे दिन, और आयोग में एसीएस से एक हमारे मनोज श्रीवास्तव जी की नियुक्ति कर दी है। वो परीक्षण कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी 25% हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी रोजगार के सारे अवसर युवाओं को मिले, गरीबों को मिले, इस नाते से हम ठोस काम कर रहे हैं। ऐसे कई निर्णय से राज्य परिवहन निगम लगभग 19 साल पहले बंद हुई है। गरीबों का, अब जब हमने सड़कों का जाल बिछाया है, पूरे प्रदेश में विकास का आयाम खड़ा हुआ है, तो हमको रोडवेज की भी व्यवस्था करना पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गरीब व्यक्ति के परिवहन के लिए हमने राज्य परिवहन निगम की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग भोजताल की तरफ चलेंगे, और वहाँ पर जो ये आपका बुलडोजर पॉलिटिक्स है उस पर आपसे चर्चा करेंगे, और इसी के साथ वक्त होगा रैपिड फायर का सीएम साहब, और फिर आप लेंगे शपथ। कौन सा वो एक काम है जिसकी समीक्षा जनता करेगी आपके पूरे कार्यकाल में, वो शपथ आप लेंगे। तो अब नाश्ता करके और चलिए। जय जय।
अब हम भोजताल पर सीएम साहब के साथ आ गए हैं और सबसे पहले तो यहीं के बारे में बताइए, क्योंकि ये पहचान है जी। भोपाल की, मध्य प्रदेश। ये भोपाल का बड़ा तालाब है, बड़ी झील है, लेकिन इसकी खास बात ये कि राजा भोज 1000 साल पहले जब वो मालवा में शासन कर रहे थे, उन्होंने कई विधाओं को अपने ढंग से डेवलप किया जो आज भी बहुत महत्व की है। शस्त्र पे, शास्त्र पे, साहित्य पे, जल रचनाओं पे, खास करके डैम बनाने की पद्धति। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भोपाल का तालाब जब बनाया है तो इसमें पानी को स्टोर करने की पद्धति इतनी अच्छी है कि चट्टानों से पानी को रोका है और उसका डिस्चार्ज बहुत छोटा सा एक तरफ निकाला है। आमतौर पे जितने भी बांध बन रहे हैं अभी, वो बांध नदी के मेन धारा को रोकते हैं। जब मेन धारा को रोकते हैं तो आज नहीं तो कल वापस कोई कारण ऐसा बनेगा कि वो डैमेज होगा और वो टूटेगा। वो जब टूटेगा तो नीचे तक सबको बहा ले जाएगा। लेकिन 1000 साल में ये चट्टाने होने के कारण से इस बांध से कभी ये संभावना ही नहीं रहेगी और लागत भी बहुत कम रहेगी। जैसे ये नाव बहुत संभल कर चल रहा है, वैसे आप भी बहुत संभल कर सीएम साहब बोलते हैं, इतना तो मैं समझ गई हूँ इस इंटरव्यू में। लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर मैं 2 प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कहा कि आपकी ससुराल है और आप दामाद हुए वहां पर। लेकिन मोहन यादव और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यादवों पर हमलावर होते हैं, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी का, देखिए वो विधानसभा में चुन कर नाम लेते हैं ऐसे अपराधियों का, माफियाओं का, जो यादव है या मुस्लिम है। आपके लिए एम्बैरेसिंग नहीं होता है? देखिए, अपराधी अपराधी होगा, मैं इसको इतना ही बोलना चाहूंगा। अपराधी की कोई जात नहीं होती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन के सभी सरकारें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समान रूप से जाति, धर्म, कई ऐसी विसंगतियों के बजाय शासन को खास करके संविधान के तरीके से सरकार चला रही है, तो कानून सबके लिए बराबर है। इसमें कोई ऐसी बात देखता है तो मैं समझता हूँ कि उनको ऐसा नहीं देखना चाहिए। देश ने जातिवाद के बलबूते पर बहुत वर्षों तक नुकसान पाया है। देश की 1000 साल के इतिहास में जातियों के कारण से हमको कष्ट हुआ है। इसलिए माननीय मोदी जी के जो भाव है, उनने जो बताई कि कुल 4 ही जातियां हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, सच्चे अर्थों में उसी पे हमको ध्यान देना चाहिए। पर आपसे अजीब रिश्ता है, मतलब आपको प्रचार के लिए भी बुलाते हैं, आप यूपी में जाकर आप अनेकों जगह प्रचार करते हैं और फिर यादव पर अटैक भी वो करते हैं, कुछ समझ में आता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई यादव पे अटैक नहीं है। अपराधी अगर होगा तो कानून का अपना काम करेगा। ये मान के चलो कि हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के भाव को कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं। आप बताइए, दूसरी पार्टी कोई उठ करके, हम अपनी जगह छोड़ें, कांग्रेस कभी क्यों मौका नहीं देती है? कांग्रेस क्यों बचती है इससे? एक आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके परिवार के अलावा भी वो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग 100% यादव को उन्होंने सीएम बनाया। भाई सभी समाजों के प्रति ये कांग्रेस नहीं बना रही, दूसरी पार्टियां भी ध्यान नहीं देती है। ये अभी उन पार्टियों का अपना एंगल होगा, वो जाति देखती है। हमारे यहाँ तो सर्वधर्म सद्भाव, सबको लेके चलने वाला भाव है और सभी समाजों को साथ लेके चलना, उसमें यादव समाज के लिए भी महत्ता है। आप बताइए ना, भूपेंद्र यादव जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, नित्यानंद राय जी मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी जी मंत्री हैं। आज इतनी सरकारें बनी, 4-4 मंत्री केंद्र में कभी किसी ने बनाए क्या? कभी नहीं बनाए। एकमात्र माननीय मोदी जी है जिनने 4 यादवों को मौका दिया। ये कम बड़ी बात नहीं, ये कितने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाना और मेरे पहले बाबूलाल जी गौर को बनाना है, केवल भाजपा कर सकती है और कोई नहीं करने वाला। पर आपके ससुराल में ये एनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव, मेरा ही कहना, बाबू कह रहे, सुनिए, अखिलेश बाबू कह रहे हैं बाकियों को तो आपने सरेंडर करा दिया, मंगेश यादव को देखो, कोई किसी को ऐसे बोलना बहुत सरल है, वहाँ क्या हुआ होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर कोई इस टाइप की घटना में पुलिस कार्रवाई करती है, कोई का एनकाउंटर होता है, तो वो वहाँ की क्या परिस्थिति होगी उसी पे डिपेंड करता है। और वो अपराध से लिप्त अगर है तो कुछ कार्रवाई होती होगी। मैं उस पर, मेरे को विस्तार से मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जहाँ भी ऐसी परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों में जातियाँ ढूंढना ठीक नहीं। लेकिन अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है, बुलडोजर पर आप सीएम बने उसके 1 दिन बाद कार्रवाई आपने शुरू की। अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता देखिए एक मिनट, अगर लैंड माफिया, मैंने कभी कोई बुलडोजर चलाने की संस्कृति में कभी मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ। मैंने खुल करके ना भी बोला है। मैं दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में मैंने बोला था कि मैं बुलडोजर संस्कृति को पसंद नहीं करता हूँ। तो रैपिड फायर सीएम साहब आपके साथ शुरू हो रहा है। 30-30 सेकंड का वक्त आपको मिलेगा, आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी 90 से 92 तक सरकार चलाई। अगला सवाल, एमपी देश में सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इसकी बुआई कब होती है? जून में, 15 जून के बाद बारिश होती है। मैं खुद किसान हूँ, मुझे मालूम है जून में बुआई होती है। आपके मंत्रिमंडल में राकेश सिंह कौन से विभाग के मंत्री हैं? लोक निर्माण विभाग है। इंदौर शहर को, ध्यान से सुनिएगा, इंदौर शहर को कितनी बार स्वच्छता अभियान में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला? 7 बार। और इतना ही बता देता हूँ कि देश में सबसे पहली राजधानी जो सबसे स्वच्छ है वो भोपाल है। अगला प्रश्न जो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि विपक्ष आपको घेरता भी है इस पे। अगर हम कीमत देखें तो $1 का भारतीय रुपए में मूल्य क्या है? 82-83 रुपए, कम ज्यादा होता रहता है। क्या आप कभी सब्जी लेने खुद गए हैं? क्यों नहीं गए? जाते हैं? मेरी तो होटल भी थी, खाना खाने के लिए भी और बाकी बाजार के लिए भी लेना पड़ती थी। हाँ, होटल के लिए खरीदते थे सब्जी? बिल्कुल खरीदते थे। आजकल जा पाए हैं कि नहीं सीएम बनने के बाद? सीएम बनने के बाद तो नहीं जा पाया हूँ, लेकिन फल लेने जरूर भी जाता हूँ। फल लेने अभी भी? हाँ, तो देख के पसंदीदा फल कौन सा आपका? मैं उज्जैन में भी जाता हूँ तो अपने फल लेता हूँ, भोपाल से भी ले लेता हूँ। फल हमारे यहाँ परिवार में सब पसंद करते हैं और जब मौका मिलता है जरूर जाता हूँ। टमाटर की कीमत क्या है? टमाटर आजकल लोग कितने में खरीद रहे हैं? देखिए, टमाटर बारिश के समय जब भी होती है, मैं किसान हूँ तो मुझे मालूम है कि बारिश में टमाटर जल्दी सड़ते हैं, तो 40 से 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। 50 रुपए के आसपास है। एक आखिरी प्रश्न रैपिड फायर में, एमपी में वो कौन सी सीट है जिसने देश को सीएम भी दिया, जिसने देश को पीएम भी दिया? एकमात्र शहर ग्वालियर है। हाँ। लेकिन सीएम नहीं दिया वहां से। नहीं, तो दूसरा कौन सी सीट है? विदिशा सीट है जहाँ से सीएम और पीएम दोनों हुए। हाँ, लेकिन ये बात सही है, अटल जी रहे। अटल जी ग्वालियर से भी, बिल्कुल ठीक। और सीएम भी रहे। अब हम उस हिस्से में आ गए हैं सीएम साहब, जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये भोजताल भी आज गवाह बने। जी। न्याय के राजा के तौर पर उनकी पहचान थी। तो एक शपथ आप लें आज तक के दर्शकों के सामने, देश के सामने, कि बतौर मुख्यमंत्री ये वो एक काम है, ऐसे हाथ करके, जो आप करेंगे, जो कि अगले इंटरव्यू में हम आपसे पूछेंगे या फिर जब चुनाव होगा तो पूछेंगे कि क्या आपने वो काम मुख्यमंत्री जी पूरा किया? जरूर। अगर उठाकर आप शपथ लें। युवाओं के लिए, गरीबों के लिए मैं सरकार से जो प्रयास कर सकता हूं, उनको बेरोजगारी दूर करने के लिए, विकास की धारा में जोड़ने के लिए मैं वो सारे प्रयास लगातार करता हूं। कुछ ठोस नहीं बोला आपने, मतलब कुछ बताइए कि ये काम। मैं उसका तरीका है, जैसे उदाहरण के लिए गरीबों के लिए खास करके यातायात की, परिवहन की सुविधा के लिए हम मध्य प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम पुनः प्रारंभ करने वाले हैं। पूरे देश में अभी एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जहाँ रोडवेज नहीं है। जब सड़कें बनी है तो गरीब से गरीब आदमी को आने जाने की सुविधा मिलेगी। और आज की स्थिति ये है कि कई सारे लोग ट्राली में, ट्रैक्टर में और कई कारणों से सफर करते हैं और फिर एक्सीडेंट होता है तो बड़ी संख्या में घटनाएं घटती है। उसी प्रकार से युवाओं के लिए, हमारे लिए ये जो हमारी बौद्धिक संपदा है वो बाहर जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ के विद्यार्थी हैं, बल्कि और भी अन्य प्रदेश के लोग भी आकर के मध्य प्रदेश में रोजगार पाएं और उनके जीवन में भला हो। तीसरा एक और काम करने वाले हैं। हमारे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, बड़े पैमाने पर किसानों की हमारी यह स्थिति है। किसानों की आमदनी खेती के अलावा दूध से भी है। ऐसे में दूध उत्पादन की क्षमता देश में यद्यपि 3रे नंबर पे हमारी है, लेकिन दूध की उत्पादन क्षमता ये 9वें नंबर पे है। तो इसलिए 9% से बढ़ाकर हम इसको डबल करना चाहते हैं और हर व्यक्ति के घर में जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं उनको दूध से आमदनी बढ़े, क्योंकि उनके जीवन का जो ये बदलाव आएगा वो आमदनी से आएगा। और हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने उनके आय के साधन बढ़ा सकते हैं। हमने निर्णय किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारा अपना पूरा सहकारिता का ढांचा बदलेंगे और दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाएंगे। सीएम साहब, आप इस अनूठे जगह पे हमें लेकर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया। आने वाले वक्त में ये जो शपथ आपने ली है उस पर आपसे बातचीत भी करेंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक के कार्यक्रम में। आपका भी बहुत धन्यवाद, मुझे मौका देने के लिए। आभार।